मेरा भाई जिस भी लड़के से शादी करता, दुल्हन शादी की रात ही मर जाती। एक रात मैं भाभी की जगह खुद चली गई। भाई ने जब इतना लंबा खींचे से मेरे भाई की 2 शादियां हुई, लेकिन दोनों बार भाई दुल्हन से जब हम बिस्तरी करता तो दुल्हन फौत हो जाती। जब भाई की तीसरी शादी हुई तो मैंने दुल्हन का लिबास पहना और कमरे में सो गई। जैसे ही भाई कमरे में आया, मुझे उल्टा लेटाकर पीछे से अपना, मेरा नाम आयशा है। आज मेरे भाई की शादी का दिन था। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। रात के 10 बजे का वक्त था। मुझे 1 साल पुरानी बातें फिर से याद आ रही थी। ऐन इसी दिन यही वक्त था जब भैया की दूसरी शादी हुई थी। हम सब लोग ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे कि भैया के कमरे से चीख की हल्की सी आवाज सुनने को मिली थी। और फिर सुबह जो हुआ, इसने हम सब घर वालों को दहला कर रख दिया था। हमारी नरमा भाभी, जिन्हें हम इस कदर प्यार से ब्याह कर लाए थे, वो हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुकी थी। नरमा भाभी जवान और खूबसूरत थी। इनकी अचानक मौत पर सब लोग हैरान रह गए। अगर हमारी रिश्तेदारी ना होती तो शायद नरमा भाभी की अम्मा अब्बा हम लोगों पर केस कर देते, क्योंकि नरमा भाभी के चेहरे की हालत बता रही थी कि वो किस कदर अजियत में रही होंगी। नरमा भाभी का पीछे साइड वाला धड़ लाल पड़ चुका था और इनके वजूद से कुछ लाल बह भी रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें जान से मार दिया गया हो, लेकिन भैया पर कोई ऐसा इल्जाम लगाने का सोच भी नहीं सकता था। वो सिर्फ रहम दिल ही नहीं थे, बल्कि इंतहाई शरीफ तबीयत की मालिक थे। खैर, कुछ अरसे भाभी का शोक मनाने के बाद हमने अपने भाई के लिए एक बार फिर लड़की तलाश करना शुरू कर दी। इस बार जिस घराने से हमें लड़की मिली थी, ये लोग बहुत गरीब थे, तभी उन्होंने अपनी बेटी दे दी थी। मेरी भाभी शांजे को जो भी देखता रश्क भरी निगाहों से देखता। शादी हुई तो मेरा दिल धड़क रहा था। ना जाने क्यों मुझे लग रहा था कि आज रात शांजे भाभी इस जिंदगी से नाता तोड़कर हमसे बहुत दूर ना चली जाए। आखिर निरमा भाभी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। तब मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि जो निरमा भाभी के साथ हुआ था, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई मामला था। अगरचे हमें ये सब अभी तक मालूम ना था कि इसकी वजह क्या है, लेकिन एक जैसी अमवात होने की वजह से तो साफ जाहिर होता है कि इसके पीछे कोई ना कोई हाथ है। तो ये खैर से लोगों की शराफत थी कि उन्होंने हम पर गलत इल्जामात नहीं लगाए, वरना ऐसे घर में रिश्ता कौन देता है। शांजे को हम खानदान से ब्याह कर लाए थे, मगर शादी के दिन मैंने अपने दिल में तय कर लिया था कि शांजे के साथ वो सब नहीं होने दूंगी जो मेरी बाकी भाभीियों के साथ हुआ था। मैंने शांजे के साथ बातचीत शुरू कर दी और एक मंसूबा बनाया। जब हम दुल्हन को इसके कमरे में लेकर गए थे तो मैं इसके पास ही बैठी रही। वो बहुत डरी सहमी मासूम सी लड़की थी। मैं इससे बातें करती तो वो जवाब देती। इसने खुद से कोई बात नहीं की। तभी मैंने और अम्मा ने सोच लिया कि हमने क्या करना है। मैंने जल्दी ही भाभी के कपड़े पहन लिए ताकि देख सकूं कि आखिर हकीकत क्या है। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मैं अपने भाई और अपने खानदान की इज्जत के लिए जान की बाजी खेल रही थी। मैंने कमरे के बाहर कैमरे लगा दिए थे और अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लिए थे, और लैपटॉप के साथ भी, जो मेरी अम्मी के पास था। फिर अम्मी भाभी को लेकर अपने कमरे में आ गई और मैं इंतजार करने लगी। फिर जैसे रात के 12 बजे तो मैंने कमरे में देखा कि भाई के कमरे की खिड़की के बाहर किसी का साया देखा। मैं अम्मा के कमरे के बाहर तरफ गई। या अल्लाह, ना जाने क्या होने वाला है। कहीं कोई हमारा दुश्मन ही तो नहीं जो ये जुर्म करता है। मैंने दिल में सोचा। आगे खड़ा शख्स जिसका साया पड़ रहा था, वो भी काले रंग के लिबास में मुलव्विस था और इसका खत काफी ऊंचा लग रहा था। ये देखकर मेरा वजूद कांपने लगा। इससे पहले कि वो शख्स कमरे तक आता, मैं अभी घूंघट में ही थी। भैया को बोली, वो मुझे मारना चाहता है, मैं जुनूनी अंदाज में कहे जा रही थी। भाई भी उठ खड़ा हुआ। कहाँ है वो? कौन है? किसकी बात कर रही हो? भाई मुझसे पूछने लगा। भैया कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। वो अभी अंदर को ही आ रहा था। मैंने भाई से कहा, हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं कि हम अपना दफा कर सकें। अब सिवाय इस कातिल का इंतजार करने के और कोई रास्ता हमारे पास बचा नहीं था। तब भाई ने अक्लमंदी ये की कि कमरे के फोन से बड़े भैया को फोन करके जगा दिया। कहा कि कमरे में कोई आ रहा है, हो सकता है कि कोई मसला हो, इसलिए तुम लोग बाहर आकर देखो। अगर कोई खतरे की बात ना हो तो ही हम बाहर आएंगे। बाकी भाई और हमारे रिश्तेदार दौड़े दौड़े आए। सभी ने रोशनी करके राहदारी को देखा, मगर वहां कोई नहीं था। मैंने तो अपने वाज़ा आंखों से साहिल को हमारे कमरे की तरफ आते देखा था, मगर वो अचानक ही गुम हो गया। जबकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये मेरा वहम नहीं, बल्कि ऐसा वाकई में मैंने देखा था। खैर, सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए।
मैं अभी भी घूंघट में थी कि अम्मा हमारे कमरे में आई और बोली, बेटी हमने इस साये को देखा है, तो लाजमी नहीं कि वो इंसान हो, वो कोई जिन्नात या फिर दूसरी मखलूक भी तो हो सकती है। अम्मा की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई। बात तो अम्मा की 100% दुरुस्त थी, क्योंकि कई दफा ऐसा भी होता है कि जिन्नात इंसान की शादियां रुकवाने के लिए इंसान के साथ तरह तरह की हरबे करते हैं। हो सकता है कि भाई पर कोई जिन ज्यादा आशिक हो या इनकी दुश्मन हो। शायद इसी वजह से भाई की दोनों बीवियां मौत की घाट उतार दी गई हो। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। अम्मा ने भी मेरी बात से इत्तेफाक किया। बोली, तुम्हारे भाई पर किसी चीज का साया है, हमें सबसे पहले इसका हल निकालना पड़ेगा। तब अम्मा ने अपनी एक मुंह बोली बहन से बात की। इनके पास काफी वज़ाइफ वगैरह होते थे, जिनकी वजह से वो काफी मशहूर भी थी और अमलियात की माहिर जानी जाती थी। असेब का तोड़ा और हर किस्म के जादू का हल शगुफ्ता खाला के पास होता था। हमने इसी वक्त इनको कॉल की। शगुफ्ता खाला ने 4 वज़ाइफ अम्मा को पढ़ने को दिए, लेकिन इन चारों वज़ाइफ के लिए रात भर जागने की जरूरत थी। मगर मसला ये था कि अम्मी का ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता था। इन्हें एहतियात की जरूरत थी और इनके लिए रात की नींद पूरी करना जरूरी था। ऐसा ही सबकी नजरें बड़ी भाई पर जम गई। बड़ी भाभी को बेवा हुए 6 साल हो गई थी। तकरीबन 6 साल पहले ही मेरे बड़े भाई की वफात हो गई थी। तकरीबन 6 साल गुजर गए थे। हम सब इनकी इज्जत करते थे। इनकी शख्सियत में इस कदर संजीदगी और वक़ार था कि कोई भी इनके सामने उफ तक ना करता। खानदान में इनकी इज्जत यूं थी जैसे किसी बड़े पेशवा की होती है। अम्मी ने भाभी से मिन्नत की कि भाभी, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, ये अमल तुम ही कर सकती हो। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो शायद मेरे बेटे की शादी बच जाए, क्योंकि मुझे तो अभी भी डर लग रहा था। अगरचा अब तक कुछ नहीं हुआ, मगर इसके बाद कुछ भी हो सकता था। हमें यह सब होने से पहले ही सोचना चाहिए। बड़े भाई ये अमल करने के लिए आमिदा हो गई, मगर इस अमल के लिए पूरी रात जागना काफी मुश्किल बात थी। मैंने घूंघट से देखा। मुझे इनका रवैया कुछ अजीब सा लगा। या वो परेशान थे या हमसे नाराज थे। शायद हमने कोई नामुनासिब बात कर दी हो। अब रात के तकरीबन 3 बजे का वक्त हो गया। मैंने देखा भाई भी अभी अतावला हो रहा था मेरा घूंघट उठाने के लिए, लेकिन मैंने इनकी दुल्हन नहीं थी और मुझे ये भी लग रहा था कहीं सच में भाई ही अपनी दोनों बीवियों का कातिल तो नहीं, क्योंकि भाई की नजरें बार बार मुझे अपनी बैक साइड पर महसूस हो रही थी। मैं घूंघट से इनके हर एक्ट पर नजर रखे हुई थी, क्योंकि आखिर में मुझे अपनी जान भी प्यारी थी। इसलिए मैं भाई यानी अपने दूल्हे से बहाना बनाकर अब अपने कमरे से छुपके से निकली। दबे पांव आगे बढ़ने लगी। मैं किचन में जाकर कुछ खाने की चीज लाना चाहती थी, मगर डर भी लग रहा था। मगर मैं आगे बढ़ती जा रही थी। राहदारी से गुजरते हुए इस वक्त मेरी रूह काम कर रही गई, जब मुझे लगा कि भैया के दरवाजे के बाहर कोई बैठा हुआ है। इसने वही काले रंग के कपड़े पहने रखे थे, जबकि हाथ में कुछ टोकरी नुमा चीज थी। यह देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे सनसनाहट सी दौड़ गई। मैंने एकदम आगे ना बढ़ाया। वो शख्स भी यूं ही बैठा रहा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। मैं अगर यही चीख मारती या शोर मचाती तो वो शख्स पहले से भी ज्यादा चौकन्ना हो जाता। सेकेंड्स के हजारों हिस्से में मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैं वहीं से पलटी और बड़ी भाभी के कमरे की तरफ जाने लगी। मुझे ये जानकर बहुत हैरत हुई कि भाभी का कमरा तो पहले से खुला हुआ था। मैंने अंदर घुसकर दरवाजे को कुंडी लगा ली और फिर आहिस्ता से भाभी को जगाने की कोशिश करने लगी। मैंने कमरे की रोशनी नहीं जलाई कि कहीं बाहर बैठे शख्स को अंदाजा ना हो जाए कि घर वाले जाग गए हैं। इनके बिस्तर पर आगे बढ़कर टटोलने लगी, मगर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे लगा शायद वो कहीं बाहर गई होंगी। मेरी तरह इनका भी दिल घबरा रहा होगा। मैंने भाभी के कमरे में मौजूद फोन से अपने छोटे भाई को फोन मिलाया, जो रात को अक्सर देर तक जागता रहता था। इसने फौरन ही फोन उठा लिया। मैंने जल्दी से इसे सारे मसले से आगाह किया। मेरी बात सुनकर इसने मुझे यही रहने का कहा और खुद अपने कमरे से निकल गया। 5 मिनट ना गुजरे होंगे कि सारी राहदारी रोशन हो गई। ये तेज आवाज के साथ मेरे छोटे भाई की आवाज आई, हिलना मत, जो भी हो वहीं पर बैठे रहो वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। भाई की आवाज सुनकर मेरी जान में जान आई। मैं खिड़की से देखने लगी। मेरा छोटा भाई अम्मा के साथ खड़ा था। दूसरी तरफ मेरी बहनें थी और मैं बहुत डर रही थी। दरवाजे के बाहर जो शख्स मौजूद था वो वही बैठा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे इसको सांप सूंघ गया हो। इसकी खामोशी देखकर हम सब और डर गए। खुदा न खासा ये अचानक मेरे भैया पर हमला न कर दे, मैंने सोचा। मगर हमारी हैरत की इंतहा इस वक्त न रही जब वो शख्स वहीं पर सर झुकाए बैठ गया। तब मेरे छोटे भाई ने हिम्मत की और आगे बढ़कर इसका कपड़ा खींचा।
इसने काली चादर ओढ़ रखी थी। जैसे ही भैया ने चादर खींची, हम सबकी तो जैसे पांव तले से जमीन निकल गई। वहां कोई और नहीं, बड़ी भाभी बैठी थी। भाभी आप यहाँ? भैया ने हैरत से पूछा। हाँ, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए हो? मैं अपना कोई अमल कर रही थी, इसी सिलसिले में यहाँ आई थी। भाभी ने बड़ी सी टोकरी पर हाथ रखते हुए कहा, जैसे वो हमसे कुछ छुपाना चाह रही हो। रात के इस पहले दरवाजे की चौखट पर बैठकर तुम कौन सा अमल कर रही थी बहू? अम्मी ने पूछा। अम्मी जान, आपको तो पता है, आपने खुद ही तो मुझे ये अमल करने को कहा था। हाँ, मगर वो अमल तो मुख्तलिफ था। तुम्हारे हाथ में क्या है? ये अम्मी ने आगे बढ़कर भाभी से टोकरी ले ली और जब टोकरी का ढक्कन उठाया तो खुदा का शुक्र है कि अम्मी बच गई, वरना इसमें एक अदर जहरीला सांप मौजूद था और इस सांप का एक ही डंक इंसान की जान लेने के लिए काफी था। खुदाया, ये तुमने अपने पास क्यों रखा है? कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? अम्मी ने भाभी पर बरसते हुए कहा। नहीं अम्मी जान, ये तो बस अमल के सिलसिले में रखा था। आपको मालूम तो है, ऐसे अवामिल के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। भाभी का चेहरा लाल हो रहा था। इनकी घबराहट साफ बता रही थी कि वो मुझे झूठ बोल रही हो। तुमने काले कपड़े पहन रखे हैं और मैंने तुमको सफेद रंग के कपड़े पहनने को अमल करने के लिए कहा था। शगुफ्ता ने भी सफेद रंग पहनकर अमल करने को कहा था। अम्मा की आखिरी बात ने हम सबको चौंका कर रख दिया था। क्या इसका मतलब था बड़ी भाई नहीं? इससे आगे तो हम सोच भी नहीं सकते थे। अम्मा ने बड़ी भाभी से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने तो तुम्हारे साथ कभी ज्यादती नहीं की। फिर भाई ने बताया कि इनको छोटे भाई से मोहब्बत हो गई थी और वो किसी भी हाल में इनको पाना चाहती थी, इसलिए मैंने आपके बेटे की 2 बीवियों को मार दिया। इनसे सांप लेकर अम्मी ने छोटे भाई से कह दिया कि इसे जाकर कहीं वीरानी में छोड़ दो या किसी सुपरे को दे आओ। भैया ने अम्मी की बात पर अमल किया। अगले दिन वो सांप लुटेरे के पास पहुंचा दिया गया, मगर घर वालों पर यह हकीकत आश्कार हो चुकी थी कि बड़ी भाई की नीयत ठीक न थी। इसके 1 हफ्ते बाद अम्मा ने अपनी तहकीक जारी रखते हुए मेरी एक डॉक्टर कजिन को बुलवाया। इससे सांप का जिक्र किया, सारी बात इसको समझाई तो वो भी यही कहने लगी कि आपकी दोनों बहुओं की मौत किसी सांप के काटने से ही हुई होगी। इस बात ने हम सबको अफसरदा कर दिया। भाभी की इज्जत और मोहब्बत हमारे दिलों से जाती रही। हम सोच भी नहीं सकते थे कि छोटे भैया को पाने के लिए वो इस हद तक भी कर सकती है। हालांकि हम सब ने इन्हें इज्जत दी और अपने घर में एक फर्द की तरह रखा। इनकी बेवा हो जाने के बाद किसी किस्म का फर्क ना किया, और अगर वो पहले ही बता देती कहीं मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ तो शायद इनकी मोहब्बत कामयाब भी हो जाती। मगर उन्होंने एक बड़ा जुर्म किया था और आप तो जानते हैं कि कत्ल के जुर्म की कोई माफ़ी नहीं है। मगर हमूदत होने के नाते इन पर यह इल्ज़ाम लगाकर इन्हें थाने और छुरी के चक्कर नहीं लगवाना चाहते थे। अम्मी कहती हैं कि इस औरत को खुदा इसके किए की सज़ा खुद ही देगा। हम इसके मामले में कुछ ना कहेंगे और अल्लाह के खैर का इंतज़ार करेंगे। मगर मैं समझती हूँ कि भाभी को सज़ा होनी चाहिए। इनको कानून के मुताबिक इस जुर्म का मज़ा चखना चाहिए जो उन्होंने महज अपनी ख्वाहिशात के हसूल के लिए किया। इस बारे में आप क्या कहते हैं? मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।